नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रॉस द स्काई। और मैंने इस पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है कुंडली फॉर बिगनर्स, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि आप कैसे एक कुंडली को देख सकते हैं और उसको डीकोड कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बात करता है डायरेक्शंस के बारे में और प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स के बारे में कुंडली के अंदर। तो ये जो आज का वीडियो है ये अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उनमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने पार्ट अब तक कवर किए इस वीडियो में वो सारे के सारे थ्योरेटिकल थे। लेकिन आज जो हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्लीज़ ये जो वीडियो है प्लीज़ स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन से। तो आपको अपने स्क्रीन पे अभी एक पीपीटी नज़र आ रही होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारी कुंडली के अंदर या फिर किसी भी इंसान की कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं जिसको हम 12 घर भी बोलते हैं। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि पहले भाव के अंदर मैंने ईस्ट लिखा है, 7वें भाव के अंदर मैंने वेस्ट लिखा है, 10वें भाव के अंदर मैंने साउथ लिखा है और चौथे भाव के अंदर मैंने नॉर्थ लिखा है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब सूरज उदय होता है तो वो फर्स्ट हाउस में होता है। मतलब जब वो जो प्रोसेस जो स्टार्ट होती है सनराइज की, जैसे आपको मालूम है एक होराइजन है, अगर आप समुद्र के तल पे खड़े हैं मतलब तट पे खड़े हैं तो अगर आप दूर तक देखें तो आपको नजर आएगा कि एक फ्लैट लाइन है। और जब सूरज उदय हो रहा होता है तो आपको शुरू में उसकी किरणें नजर आती हैं और धीरे 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 सूरज नजर आता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो फ्लैट लाइन है जो होराइजन है उसके ऊपर सूरज आ जाता है। तो वो वाला पॉइंट जहां से आपको सूरज की किरणें नजर आनी शुरू होती है और उस पॉइंट जब आपको सूरज पूरा का पूरा मतलब एक पूरा सफेयर नजर आना स्टार्ट हो जाता है होराइजन लाइन के ऊपर, वो जो टाइम होता है उस टाइम में सूरज पहले भाव में होता है। और उसके बाद जो अस्त होता है तो वो हमेशा मतलब उल्टा ही होना होगा, क्योंकि कुंडली में जो फर्स्ट हाउस के जो ऑपोजिट होता है वो 7th हाउस होता है। तो वो 7th हाउस के अंदर सेट होता है। तो अब मैं अगली स्लाइड में लेके चलूंगा आपको और उस स्लाइड में हम बात करेंगे सन की मूवमेंट। जब वो सनराइज होता है उसके बाद वो कुंडली में कैसे मूव होता है और दोबारा से एक नया दिन स्टार्ट होता है। तो चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने ई लिखा है जो कि फर्स्ट हाउस है और उसमें मैंने सन बना रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसमें कि जब सनराइज होता है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, जब सनराइज होता है वो फर्स्ट हाउस के अंदर होता है जिसको हम पहला भाव भी बोलते हैं। उसके बाद जो सूरज है जब वो फर्स्ट मतलब जब वो होराइजन से बिल्कुल ऊपर हो जाता है, जब आपको पूरा सफेद नजर आने लग जाता है सूरज, तो वो 12th हाउस के अंदर एंटर करता है। अब आप मुझे पूछेंगे कि वो फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में क्यों गया, सेकंड हाउस में क्यों नहीं गया। उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं कि जो अर्थ है वो अर्थ जो है वो टिल्टेड है 22.5 डिग्री एंगल पे। इनफैक्ट 23.5 डिग्री एंगल पे जो अर्थ है वो टिल्टेड है। तो आप ये समझे कि जैसे ये जो मेरा हाथ है, जो ये मेरा आपको हाथ नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक्सिस है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट करती है, ऐसे अपने एक्सिस पे इस तरीके से ऐसे रोटेट नहीं करती, वो ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन एंगल पे रोटेट करती है। तो अब आप समझ जाइए कि मतलब इमेजिन कीजिए कि इस एक्सिस पे अभी अर्थ है। तो जो सन है जब वो राइज करेगा, वो जो राइज करने के बाद ना एकदम एग्जैक्टली ऊपर नहीं जाता, वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ रहता है, हल्का सा वो साउथ की तरफ रहता है और वो सदर्न डायरेक्शन से ही वो सिर्फ बाद में जाके वेस्ट में जाता है और वहां पर सेट हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये अभी आपका ईस्ट है, मेरे लिए वैसे वेस्ट है क्योंकि मैं आपके बिल्कुल उल्टा बैठा हूं। तो जब सन यहां से जब राइज करेगा तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि वो अब इस पॉइंट पे जो ये मेरी फिंगर टिप है ये नॉर्थ पोल से दूर हो गया लेकिन साउथ पोल के नजदीक हो गया। और जब यहां पर इस एंगल पे आके वो सेट हो जाएगा वेस्ट में। जब वेस्ट में सेट होता है सन तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है नॉर्थ और साउथ पोल से। और जब सनराइज होता है तब भी वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है नॉर्थ और
साउथ पोल से। तो चलिए हम अब आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो टाइम पीरियड होता है सन का किसी भी घर में या किसी भी भाव में, वो अप्रॉक्स 2 घंटे का होता है। तो जो सनराइज की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहां से आपको किरणें स्टार्ट होती हैं और जब तक सन पूरा का पूरा आपको होराइजन लाइन के ऊपर नजर आता है, वो अप्रॉक्स 2 घंटे का होता है। और उतना ही टाइम जो है सूरज जो है एक दिन में वो हर भाव के अंदर या फिर हर हाउस के अंदर स्पेंड करता है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि जब सन राइज की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, जब आपको किरणें नजर आई, तो वो 6 बजे थे और 8 बजे तक मतलब 6 AM टू 8 PM जो सन था वो फर्स्ट भाव में था। तो उसके बाद 12th भाव के अंदर वो कब तक रहेगा? वो रहेगा 8 से 10 तक। फिर वो 11वें भाव के अंदर रहेगा 10 से 12 बजे तक। फिर 10वें भाव में 12 से 2। उसके बाद फिर वो जाएगा आपके 9वें भाव के अंदर, फिर वहां पे रहेगा 2 से 4। फिर 8वें में 4 से 6। फिर 7वें भाव में वो जाएगा 6 से 8, वो टाइम जिसके अंदर सनसेट होता है। उसके बाद वो जाएगा 6ठे भाव में, 2 घंटे वहां पर रुकेगा। फिर वो 5वें भाव में जाएगा, फिर वो 4थे भाव में जाएगा, फिर वो 3रे में, फिर वो 2रे में, फिर वो दोबारा से जब पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो दोबारा से फर्स्ट हाउस में चला जाएगा। तो अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे अभी आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे मैंने 30 डिग्री रिप्रेजेंट किया है। तो बेसिकली जो सन है वो जो वैसे तो एक्चुअल के अंदर जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है, लेकिन जब हम अर्थ के ऊपर होते हैं, जब हम धरती पे होते हैं, तो हमको नजर आता है कि सूरज ईस्ट से होके वो थोड़ा सा साउथ की तरफ बैंड होता हुआ वो सिर्फ फिर बाद में वेस्ट में सेट हो जाता है और दोबारा से फिर वो एक चक्कर लगा के दोबारा ईस्ट तक पहुंचता है। तो मतलब एक तरीके से वो धरती का पूरा एक चक्कर लगा रहा है, अगर हम अर्थ को स्टेशनरी मान के चले। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सर्कल होता है उसका जो पूरा का पूरा जो एंगल जो कवर करता है वो 360 डिग्री होता है। तो उसको अगर मैं 12 के साथ डिवाइड करूंगा तो 30 डिग्री आएगा। तो मतलब जो हर घर का जो एक एंगल होता है, जो हर भाव का जो एक एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल सम है वो 360 निकल के आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और उसके बाद जब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है कुंडली में और राशियों में, तो आपको एक एक चीज जो मैं अब तक बता रहा हूं आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे आपको 4 इंपॉर्टेंट नोट्स नजर आ रहे होंगे। ये जो नोट्स हैं ये आपको ये मतलब कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो जाननी जरूरी है, और ये मैं आपको आगे अगली जो स्लाइड है जब उस पर पहुंचेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जो पहला नोट है वो ये बताता है कि जो मून होता है वो हर साइन में सिर्फ 2.25 डेज के लिए ही रहता है। उसके बाद वो अगले हाउस में चला जाता है, फिर वो या फिर वो अगले भाव के अंदर मूव कर जाता है। जो सन होता है वो अप्रॉक्स 30 डेज के लिए एक राशि में रहता है, उसके बाद वो अगली राशि में चला जाता है। जो मैंने आपको चांद के बारे में बताया था 2.35 डेज वो एक राशि में रहता है। मैंने गलती से आपको भाव बोल दिया था, वो एक राशि में रहता है 2.25 डेज के लिए। उसके बाद जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होता है वो नेक्स्ट राशि में चला जाता है, जो सीरियल ऑर्डर के अंदर राशि है। जैसे अगर वो एरीज में था अभी, तो उसके बाद वो टॉरस में, फिर जेमिनी में, फिर कैंसर में, फिर लियो में, वो ऐसे जो है वो मून मूव करता है। उसी ही डायरेक्शन के अंदर सन भी मूव करता है, लेकिन जो सन होता है वो एक राशि में 30 डेज के लिए रहता है। अब उसके बाद जो सन होता है उसके अलावा जितने भी जो प्लैनेट्स होती हैं उनकी जो प्लेसमेंट होती है आपकी कुंडली के अंदर, वो डिपेंड करती है कि जिस बंदे की हम कुंडली बना रहे हैं वो कितने बजे पैदा हुआ। जब वो इंसान पैदा होता है तो जो पोजीशन में जो स्काई के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम एग्जैक्टली वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में। तो आप ये लेके चलिए कि जब जैसे ही कोई इंसान पैदा होता है तो हम आसमान की तरफ देखते हैं और उसका स्केच बना लेते हैं या फिर उसकी एक फोटो खींच लेते हैं। हम उन्हीं तरीके से कुंडली में उन प्लैनेट्स को डाल देते हैं। अगर आपको ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है तो मैं जब अगली स्लाइड में आपको लेके जाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं।
अब हम लास्ट नोट पे चलते हैं। जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो हमको उस दिन चांद नहीं नजर आता, जिसको हम न्यू मून डे भी कहते हैं। और उस टाइम सूरज और चांद एक ही भाव में होते हैं, और इस टाइम पे जो चंद्रमा का जो इम्पैक्ट होता है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। जो मून का जो इम्पैक्ट रहता है वो तब रहता है जब वो फुल मून होता है। जैसे जैसे मून का साइज बढ़ता है उसका इम्पैक्ट आपकी कुंडली पे बढ़ता है। लेकिन जब आप पैदा हुए और उस टाइम न्यू मून डे था, तो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही आपको मून से कोई मदद मिलेगी। तो जैसे जैसे मून का साइज बढ़ता रहता है उसी हिसाब से ही जो मून का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में और आपकी कुंडली पे बढ़ता रहता है। तो अब जिस स्लाइड के बारे में मैं बात करूंगा उसके थ्रू आपको सब समझ में आएगा कि प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हम कुंडली में किस तरीके से करते हैं। व्यूअर्स, अब जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं आपको इससे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कुंडली के अंदर हमारे प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट होती है वो किस तरीके से होती है। तो जैसे अभी जो आपको स्लाइड जो नजर आ रही होगी उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि सेंटर के अंदर अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल साथ मून है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में सन है। सन के बाद आपको मरकरी नजर आएगा, उसके बाद आपको वीनस नजर आएगी। टॉप पे राइट में आपको मार्स नजर आएगा, एक छोटी सी बॉल। उसके बाद आपको जुपिटर नजर आएगा, और उस सबसे एंड में एक्सट्रीम राइट में आपको सैटर्न नजर आएगा। तो अब बेसिकली ये जो आप जो ये देख रहे हैं सारे के सारे नाम, ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टलेशन को, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये जो बेसिकली हैं ये सारी की सारी कॉन्स्टलेशंस हैं, और इनका जो टाइम पीरियड रहता है ये अप्रॉक्स 30 डेज का रहता है, और ये जो एक दूसरे से ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज अपार्ट है स्काई के अंदर। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला था कि जो सन होता है वो एक राशि में 30 दिन के लिए रहता है अप्रॉक्स। तो उसका मतलब ये होता है कि जब मैं अर्थ पे हूं और जब मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं, तो मैं जैसे अगर आसमान की तरफ देख रहा हूं मेरे को कॉन्स्टलेशन जेमिनी नजर आ रही है, और उसके बीच में सन होगा, और सन कितने टाइम के लिए रहेगा, उतनी देर स्काई के अंदर अप्रॉक्स 30 डेज के लिए। अगर आपको कॉन्स्टलेशन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप एक तरीके से ये सोचिए कि ये जो 12 जो राशियां हैं, जो 12 साइंस हैं, ये बेसिकली 12 खिड़कियां हैं, और इसमें हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि हमको किस खिड़की से सूरज नजर आता है। और आप ये समझिए कि एक महीने में एक खिड़की से हमको एक सूरज नजर आता है। जैसे वो महीना कंप्लीट होगा उसके बाद जो अगली खिड़की है, जैसे जेमिनी एक खिड़की है, वहां से मुझे पूरा महीना सूरज नजर आएगा। उसके बाद जो सूरज है वो मुझे कैंसर खिड़की से नजर आएगा। उसी तरीके से अलग अलग खिड़की से मुझे अलग अलग प्लैनेट्स नजर आएंगे। और जब कोई इंसान पैदा होता है उस टाइम आसमान के अंदर जो ये प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है हमको वो हम इस तरीके से देखते हैं, जो मैं आपको अभी स्लाइड दिखा रहा हूं। तो इस स्लाइड के अकॉर्डिंग इस टाइम जो सन है वो जेमिनी के अंदर है, और उसके साथ मार्स भी है, सॉरी मरकरी भी है। जो वीनस है वो कैंसर के अंदर है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो मरकरी और जो वीनस है ये हमेशा सन के साथ रहेंगे। मतलब बहुत बड़ी ह्यूज पॉसिबिलिटी है जब आप कभी भी कुंडली देखेंगे तो आपको सन के साथ मरकरी और वीनस नजर आए। अगर बाय चांस एक घर में नहीं भी है तो एक घर ऊपर नीचे होंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर सूरज मरकरी और वीनस बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है तो आप ये समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो सन है वो जेमिनी में होगा, वीनस कैंसर में होगी, और मरकरी जो है वो टॉरस में हो सकता है। इससे ज्यादा इन तीनों प्लैनेट्स में या फिर हेवनली बॉडीज में डिस्टेंस नहीं हो सकता। उसी तरीके से जब न्यू मून डे होता है
उस दिन सूरज और जो चांद होता है वो एक ही हाउस में होते हैं, एक ही भाव में होते हैं। और जब फुल मून डे होता है उस दिन चांद जो होता है वो सन से 7 गज दूर होता है। तो अगर आप ये लेके चलें तो बेसिकली ये 12 राशि है और इन 12 राशियों को हम एक तरीके से कुंडली में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी बात करूं तो जैसे अगर आपको अभी नजर आ रहा है, अगर इस टाइम पे इस दिन अगर कोई इंसान पैदा होता है तो जिस टाइम पे मतलब घड़ी के जिस टाइम पे जो मैंने अभी आपको बताया था 6 से 8, 8 से 10, उस टाइम पे जब वो इंसान पैदा होगा उस टाइम जिस भी भाव के अंदर जिस भी घर में सूरज होगा वहां पे हम सूरज को प्लेस करेंगे और उस भाव के अंदर हम राशि जेमिनी को रखेंगे। मैं समझा पा रहा हूं, मुझे उम्मीद है। और उसी भाव के अंदर मरकरी भी होगा। उससे जब अगली राशि जो अगला भाव होगा उसके अंदर हम कैंसर को लिखेंगे, उसके अंदर हम वीनस को प्लेस करेंगे। उसी तरीके से लियो और जो वर्गो है जो राशियां हैं उनको भी हम कुंडली में लिखेंगे, भाव में लिखेंगे, लेकिन उनके अंदर कोई प्लैनेट नहीं रखेंगे क्योंकि इस चार्ट के अकॉर्डिंग इनमें कोई भी प्लैनेट उस टाइम नहीं है। जो आपको मून नजर आ रहा है वो आपको लीब्रा के अंदर नजर आएगा, सैटर्न आपको सेजिटेरियस में नजर आएगा, जुपिटर आपको कैप्रिकॉन में नजर आएगा और जो मार्स है वो आपको एक्वेरियस में नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया कि किस तरीके से कुंडली के अंदर ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी पोजीशन किस तरीके से डिफाइंड होती है। अब मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन सी राशि के अंदर सन होता है। तो उसके आगे चलते हैं। तो ये जो आपको जो अभी चार्ट नजर आ रहा है आपके सामने, ये जो मैंने जो एक्सेल शीट प्रिपेयर की है इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये जो डे है, डे और एग्जैक्ट टाइम ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमने इतना कुछ समझ लिया तो चलिए एक जरा प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। जितना मैंने आपको समझाया मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे हमने देखा था कि जेमिनी के अंदर सन था, जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी प्लेसमेंट वाली। लेट्स सपोज कि कोई इंसान है जो अभी के अभी पैदा हुआ है और अभी इस टाइम जो समय जो है घड़ी के अंदर वो अभी 2 बजे है दोपहर के। तो आपको क्या लगता है कि सन को मैं किस भाव के अंदर प्लेस करूंगा? काउंट करते हैं। 6 से 8 फर्स्ट हाउस के अंदर होगा, 8 से 10 12वें हाउस के अंदर होगा, 10 से 12 11वें हाउस में होगा। तो जो सन होगा वो होगा 10वें भाव के अंदर और वहां पे मैं जेमिनी को रखूंगा, ठीक है। अब इससे मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, जिस जिस घर के अंदर जो राशि थी उस हिसाब से मैं उनको प्लेस करूंगा। तो जैसे मेरी जेमिनी जो थी वो आई मेरी 10वें भाव के अंदर, तो 11वें भाव के अंदर कौन आएगा? कैंसर, फिर लियो, फिर पहले हाउस के अंदर वर्गो। तो वर्गो जो है वो आपका लगन है और जो लग्नेश है वो वीनस है इस इंसान के लिए, ठीक है। उसके बाद लीब्रा आएगा, लीब्रा के अंदर मून था तो मतलब सेकंड हाउस के अंदर मून को हम प्लेस करेंगे। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, इस तरीके से हम प्लेस करते जाएंगे और जिन राशियों में कोई भी प्लैनेट नहीं था हम उनको एज इट इज खाली छोड़ देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भाव है जिनके अंदर वो राशि है उनका इम्पैक्ट खत्म हो गया। उनका इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है क्योंकि राशियों के बारे में बताया था मैंने आपको, जो साइंस होते हैं वो रूल किए जाते हैं प्लैनेट्स के थ्रू। तो जिस घर के अंदर जो राशि होगी एक तरीके से वो जो राशि का जो इम्पैक्ट रहता है वो रहेगा उस घर के अंदर। तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर बाय चांस आपको अपने बॉस से बात करनी है सैलरी हाइक के बारे में, तो आप अपनी कुंडली में सूरज की डायरेक्शन के हिसाब से आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं। ज्यादातर जब इंसान उठता है तो वो जनरली उठता है जब सूरज उदय हो रहा होता है, मतलब 6 से 8 के बीच में।
उसके बाद जो 12वां घर होता है, 12वां घर मूवमेंट का घर होता है, क्योंकि बंदा फॉरेन प्लेस में जा रहा होता है। और कई लोगों के लिए उनका जो वर्क प्लेस होता है वो फॉरेन प्लेस ही होता है, ठीक है। तो एक तरीके से 8 से 10 के बीच में लोग अपने ऑफिस पहुंच रहे होते हैं या फिर पहुंच चुके होते हैं। 10 से 12 बजे के बीच में वो, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था जब हम भाव को डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये प्लेजर का टाइम होता है, ये डिस्कशन का टाइम, डिस्कशन कह रहा हूँ मैं, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करने का टाइम होता है, जिसमें आप अपने दोस्तों से मिलते हो, बातचीत करते हो। तो इसमें आपके जो दोस्त होंगे वो होंगे आपके कोलीग्स, आप अपने कोलीग से बातचीत करते हो, आप अपने सभी कोलीग्स को हाय हेलो वगैरह बोलते हो। उसके बाद जब 12 से 2 के बीच में सन जब आपके 10वें घर में होता है, जो कि आपके करियर का घर भी होता है, जो कि आपके काम करने का घर भी होता है, उस टाइम पे हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर मैं कुंडली के हिसाब से देखूं तो जब सूरज 11वें घर में होता है तब आप अपने बॉस से बात कीजिए सैलरी हाइक की। बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो आपकी बात मान जाए और आपकी सैलरी हाइक कर दे। जो सन जब 8वें घर में होता है, मतलब 4 से 6, उस टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी किसी से कोई आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज ना हो, कोई एक ऐसा काम ना करें जिसमें रिस्क फैक्टर हो, मतलब आप जिम ना जाएं उस टाइम, या फिर तेज कार वगैरह ना चलाएं, क्योंकि उस टाइम जो सूरज होता है वो 8वें घर में होता है। और मैंने आपको बोला था कि 6, 8 और 12 ये 3 अनलकी हाउसेस होते हैं, जिसमें से 8वां सबसे ज्यादा अनलकी हाउस होता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको एक बात और भी बताई थी, जिनका सन 7th हाउस से 2nd हाउस के बीच में रहता है, वो लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो सन होता है वो अस्त हो चुका होता है या फिर धरती के दूसरी साइड चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं उनके एक तरीके से आप ये लेके जाइए, जब वो पैदा हुए तो उस टाइम सूरज की रोशनी नहीं थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा या दूर से लोग उनको नहीं देख सकते थे या फिर उनके बारे में नहीं जान सकते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग सो रहे थे उस टाइम। इस वजह से जो ये लोग होते हैं जिनका जन्म तब होता है जब सूरज अस्त हो चुका होता है और जब तक सूरज उदय नहीं हुआ होता, उस टाइम पे जो ज्यादातर जो लोग पैदा हुए होते हैं वो अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ के बीच में और अपनी वर्क लाइफ के बीच में। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको आज चीजें बताई आपको सब समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिस एंथुसियाज्म के साथ आपने आज का मेरा वीडियो देखा है आप आने वाले वीडियोस भी देखेंगे। तो चलिए विदा होते हैं, नमस्कार।